हाँ जी। अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हमने डिफ्यूजन मॉडल्स के कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेक्चर एक है, उसके अंदर कॉन्टेंट्स बेतहाशा हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ब्रीफ एक लेक्चर के अंदर जितनी चीज़ें हो सकती हैं मैक्सिमम वो करूँ। इसके अंदर कई मॉडल्स हैं। आज हम ज़रा इसका जो समझ लें कि बेसिक मॉडल जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिनॉइजिंग डिफ्यूजन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, और उसके अंदर वर्किंग कैसी है इस मॉडल के अंदर होती है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली वर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में इसके अंदर दो स्टेप हैं, एक जिसे हम फॉरवर्ड प्रोसेस कहते हैं और दूसरा जिसे हम बैकवर्ड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम डिटेल से देखते हैं लेकिन इससे पहले ना मैं थोड़ी सी कुछ मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में एंड भी बात करूँगा, अभी स्टार्ट भी कहूँ। बेतहाशा काम अभी स्टेट ऑफ द आर्ट का डिफ्यूजन मॉडल्स को हो रहा है जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आप सुपर रेजोल्यूशन करना चाह रहे हैं, बेतहाशा आपको डिफ्यूजन मॉडल मिलेंगे जो कि सुपर रिजॉल्व इमेजेस आपको बड़े शानदार जनरेट करके देंगे। टेक्स्ट से इमेज जनरेशन करना चाह रहे हैं, डाली ई की बात लास्ट टाइम हमने कर दी, डाली 2, डाली 3, वो सभी के सभी मॉडल जो है ना अंडर द हुड इस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, डिफ्यूजन मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। आज की दुनिया के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इमेज दूँ मॉडल को और उसके साथ उसको कुछ लैंडमार्क्स दूँ, किसी बॉडी के लैंडमार्क्स दूँ, और मैं चाहूँ कोई एनिमेशन जनरेट हो, तो आप बाय यूजिंग द डिफ्यूजन मॉडल्स आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और इतने शानदार रियलिस्टिक इमेजेस ये जनरेट करते हैं कि आपको मैं एट द एंड कोशिश करूँगा कुछ इमेजेस आपको दिखाऊँ कि दे आर रियली इन हाई रेजोल्यूशन। उनकी इमेज क्वालिटी जो है बहुत ही शानदार, जो इनको यूज़ करके आप इन मॉडल्स को जेनेटिक डिफ्यूजन मॉडल्स को यूज़ करके आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा हम जल्दी से एक्चुअली अच्छा ये रिसोर्सेज हैं, मैंने लिंक काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, ये चीज़ें देखी हैं, ये आप लोग प्लीज़ इन्हें एक्सप्लोर कर लीजिएगा। आज के लेक्चर के अंदर यहीं से कंटेंट्स लिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक दो बातें। अच्छा, डॉक्टर मुबारक शाह की भी स्लाइड्स हैं इसके अंदर, उसका लिंक मुझे याद नहीं कि मैंने इंक्लूड किया है कि नहीं। अच्छा जी, दोबारा से ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ना कि हमने तीन तरह के ना या दो तरह के डिफरेंट मॉडल्स का पहले हमने जिक्र किया है। एक है जनरेटिव मॉडल्स, ठीक है, बल्कि सबसे पहले हमने गैंस की बात की थी। हाँ जी, जनरेटिव गैंस की बात हमने सबसे पहले की थी। तो गैंस के हवाले से उसकी अगर मैं खसूसियात की बात करूँ तो उसके अंदर उसकी खसूसियात के उसकी खूबी के अंदर क्या बात आती है कि उसको यूज़ करके ना आप हाई क्वालिटी जो इमेजेस हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट जनरेटिव मॉडल्स के कॉन्टेक्स्ट में, गैंस के कॉन्टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पे जो इन्फ्रेंसिंग है ना, मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं इमेज जल्दी से जनरेट कराऊँ, तो अगेन इन्फ्रेंस स्पीड मॉडल्स की बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब कुछ मॉडल ऐसे होंगे जहाँ इन्फ्रेंसिंग स्पीड जो है वो तेज़ नहीं है। ठीक है, तो हाँ वो हैं मॉडल्स ना, डिफ्यूजन मॉडल आज इस तरह जिक्र करेंगे, वो उसकी इन्फ्रेंस स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन आज की दुनिया के अंदर डिफ्यूजन मॉडल ऐसे भी हैं जो कि बड़े आपको तेज़ी से जो है इन्फर करके जो है इमेज जनरेट करके दे देते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंस से मॉडल यहाँ पे कि इमेज जनरेशन करना, एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग आप चाहते हैं नया इमेज जनरेट करके दो, तो वो आपको बड़ी तेज़ी से इमेज जनरेट करके देते हैं। ठीक है, इसकी दो खसूसियात हैं इंपॉर्टेंट ना, क्या कि ये हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करते हैं और जल्दी से आपको नया इमेज जनरेट करके दे देते हैं एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। लेकिन इसके साथ मसला क्या है, ज्ञान के साथ मसला ये है कि मॉडल मोड कोलैप्स का क्या मतलब कि आपको डाइवर्स चाहते हैं ना, अगर आपको इमेज जनरेशन वाला मामला यहाँ पे हो तो वो सम टाइम ये लैग करता है कि डाइवर्स जो इमेजेस है ना वो आपको वैरायटी के इमेजेस आपको जनरेट करके ना दे। ठीक है, ये एक्चुअली इसके साथ एक इशू जुड़ा हुआ है। आई नो दैट कि हमने इन गैंस के साथ जो इश्यूज़ हैं उनको अलग से डिस्कस नहीं किया, तो ये चीज़ आपको बताई भी जा सकती थी पहले भी, लेकिन एनीहो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि बहुत वैरायटी के इमेजेस आपको जनरेट करके नहीं दे देता। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा उसके बाद हमने बात की थी वेरिएशन ऑफ एनकोडर की। उसके साथ क्या है, आप जब भी नया इमेज जनरेट करें अगेन जो उसका मॉडल है बड़ी आसानी से एक ही स्टेप के अंदर, ठीक है, एक ही स्टेप के अंदर जो है ना वो आपको इमेज जनरेट करके देता है। अच्छा, अभी मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आप एक इमेज है किसी मॉडल को दें, आप टेस्ट टाइम नोट करें कितना टाइम लेता है।
ठीक है। अगेन जब आप अपनी रिसर्च के अंदर ऐसा कुछ देखेंगे कि आपको पूछेंगे अच्छा जी सुपर रेजोल्यूशन आप करना जा रहे हैं, एक मॉडल को आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो मॉडल कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो सम टाइम कुछ जो मॉडल हैं आप चाहते हैं रियल टाइम के अंदर मुझे रिजल्ट दे। सुपर रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो हाँ यकीनन आप उस वक्त जो इन्फ्रेंस टाइम है बड़ा मैटर करता है, ठीक है, कि आपका जो सिस्टम है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, रियल एनवायरनमेंट के अंदर लगा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि जो सुपर रिजॉल्व इमेज है वो रियल टाइम के अंदर जनरेट। इसका मतलब है यहाँ इन्फ्रेंस स्पीड जो है ना मैटर करती है, ठीक है। तो गैंस के केस के अंदर और जो वेरिएशन एनकोडर है इसके अंदर ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा लेकिन इसके साथ अच्छा दूसरी खसूसियत क्या है कि अगेन ये वैरायटी के इमेजेस आपको जनरेट करके देता है, लेकिन इसके साथ जो कबाहत है या मसला है वो क्या है कि इमेज की क्वालिटी को बहुत शानदार नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन मॉडल्स की। डिफ्यूजन मॉडल्स बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करके देते हैं, मोड कोलैप्स का कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्लो है। स्लो इसलिए है, अब तरह अगली बात बड़ी तवज्जो सुनिएगा, इस बात को आप मैं हाईलाइट, इसलिए है कि वहाँ जो हाई क्वालिटी इमेज जनरेशन वाला प्रोसेस है ना, वो स्टेप बाय स्टेप, वो कई स्टेप में से गुजरने के बाद आप जो है अल्टीमेटली हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, आज इंशाल्लाह जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मॉडल डिफ्यूजन मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका मैं आपको फॉरवर्ड प्रोसेस दिखाऊंगा और उसका बैकवर्ड प्रोसेस दिखाऊंगा, बेसिकली जो कि ट्रेनिंग का प्रोसेस है। और उस वाले प्रोसेस को आप एट द टाइम ऑफ इन्फ्रेंस जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि स्लोली आप नॉइज से जो है एक बेहतरीन इमेज, हाई क्वालिटी का इमेज जनरेट करेंगे। इसका क्या मतलब है, और वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपने पहले नॉइज इनपुट दी मॉडल को, उसने कुछ नॉइज रिमूव की, फिर आपने जो आउटपुट आई उसे फिर पकड़ के फिर उससे इनपुट दी, उसने फिर उससे बेहतर किया। तो वो स्टेप जो कई दफ़ा मॉडल से इन्फ्लुएंसिंग करवाने के बाद आपके पास हाई क्वालिटी इमेज आएगा, जो कि इन दोनों केसेस के अंदर ऐसा कुछ करने की जरूरत है। जस्ट एक ही दफ़ा आप इनपुट दे देंगे वो आपको हाई क्वालिटी इमेज देगा, ठीक है। अब मेरा ख्याल है वो जो बात थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही थी कि हाँ वो फास्ट सैम्पलिंग से मुराद क्या है, यहाँ ये नहीं कि मॉडल की मैंने एक्चुअली टाइम लोड करना है, स्टेप के कॉन्टेक्स्ट में जो है डिफ्यूजन मॉडल्स जर्नी ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन आज की दुनिया के अंदर जो मॉडल हैं, डिफ्यूजन मॉडल हैं, जैसे एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल है एक, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपको उसकी इन्फ्रेंस स्पीड नहीं बोलता, क्योंकि ये रिसेंट एल्गोरिथम है, बेतहाशा काम अभी इस पर होना है। तो होप्स हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको यूज़ करके हाई क्वालिटी इमेज भी जनरेट कर सकेंगे और डाइवर्स इमेजेस भी होंगे और एट द सेम टाइम इनकी स्पीड भी बेहतर होगी, ठीक है। तो ये जनाब कुछ आपस में कंपैरिजन था। अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा जी, बिग पिक्चर के अंदर ज़रा हम डिफ्यूजन प्रोसेस को देखते हैं, डिफ्यूजन मॉडल्स के अंदर। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं DDPM मॉडल, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके अंदर देखें जरा ओवरऑल जो मैंने कहा दो प्रोसेस होते हैं, एक फॉरवर्ड प्रोसेस है और एक बैकवर्ड प्रोसेस है। डिनॉइजिंग, डिफ्यूजन, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ठीक है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटी की बात होगी, ठीक है। और आप अभी इंशाल्लाह देखेंगे वो जो हमने वेरिएशन ऑर्डिनल कोडर के अंदर इतना सारा टाइम लगाया, ठीक है, उसकी डेरिवेशन ये वो ना, तो आप आज हमें इंशाल्लाह वो किसी ना किसी तरह से वो हिंट जो है ना, वो जितने भी हमने काम किया था आज किसी ना किसी तरह से वो हमारे काम आएगा, ठीक है। आप तो इसकी डेरिवेशन के अंदर भी बेतहाशा चीज़ें हैं, लेकिन इन शॉर्ट ब्रीफ करके मैं इंशाल्लाह आपको जो आउटकम है ना वो दिखाऊंगा। डेरिवेशन शायद बहुत ज़्यादा ना करें हम, लेकिन आउटकम जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो कौन सा है, एक फॉरवर्ड प्रोसेस है, दूसरा रिवर्स प्रोसेस है। फॉरवर्ड प्रोसेस के अंदर, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस या फॉरवर्ड प्रोसेस जो है उसके अंदर बेसिकली क्या है, आपका एक इनपुट इमेज है, हाई क्वालिटी इमेजेस है, मॉडल को भी ट्रेनिंग करनी है आपने, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोसेस से गुजारेंगे, उसके अंदर क्या है, हाई क्वालिटी इमेजेस। इसके अंदर इसको क्या करें आप, इसको थोड़ा इसके अंदर थोड़ी सी नॉइस ऐड करें, ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी गॉसियन नॉइस ऐड करें, फिर थोड़ी सी और ऐड कर दें। ऐसे ऐड करते करते अल्टीमेटली आपके पास जो इमेज आ जाएगा ना, वो ऐसा ही होगा, ऐसी समझे, वैसा ही इमेज होगा जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा होगा, जो टोटली नॉइस होगा, कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रही है। इसका मीन जीरो है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है
ठीक है, तो ऐसा इमेज आपने जनरेट करवा लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, रिवर्स प्रोसेस क्या है? रिवर्स प्रोसेस के अंदर ये है कि ये इमेज पकड़े, ये इमेज नहीं पकड़ने की जरूरत, बेसिकली आपको पता है आप क्या करें, एक सैंपल निकालें, कहां से, एक सैंपल निकालें कहां से, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, ये समझ ले मैंने सैंपल इमेज निकाल दिया। ठीक है, अब इसे जो है पास करें किसको, अब हाँ इसको अब प्रोसेस कर। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या है, इसको प्रोसेस करना है बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता, इससे ऊपर, इसके ऊपर से क्या निकालना है आपने, नॉइस रिमूव करनी है। लेकिन नॉइस रिमूव मैं ऐसे करके दिखा सकता, ऐसे हमने थोड़ी सी नॉइस रिमूव करूंगा तो ऐसा इमेज बनेगा, फिर थोड़ी सी नॉइस रिमूव करूंगा फिर, और अल्टीमेटली इमेज मेरे पास कैसा बनेगा, ऐसा। लेकिन इस सारे स्टेप के अंदर एक एक दफा यहां से ये वाला इमेज जनरेट करूं या यहां से ये वाला इमेज जनरेट करूं, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना है, मुझे कोई न्यूरल नेटवर्क यूज करना है जो बेसिकली मेरे लिए क्या करे, नॉइस को फाइंड करके दे मुझे, और उस नॉइस को मैं क्या करूं, ओरिजिनल नॉइस से मैं उस नॉइस को रिमूव करूं तो मेरे पास पहले से बेहतर इमेज आ जाए, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि हर स्टेप के ऊपर समझे, ये जो अभी आपको नेटवर्क नजर आ रहा है ना, यूनिट नजर आ रहा है, जस्ट लाइक जैसे आपका ऑटो इनकोडर है ना, जस्ट उसके साथ स्किप कनेक्शन डाल दें तो उसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यूनिट कह देते हैं। ठीक है, यूनिट कोई ऐसा मुश्किल आर्किटेक्चर नहीं है, वही ऑटो इनकोडर ही है, जस्ट ये दरमियान में ये स्किप कनेक्शन भी आपस में रिलेट कर रहे हैं, जैसे रेजोनेट केस के अंदर था ना, ऐसे ही है बस, हर जगह पे यही। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी और ब्रीफ, सेगमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में जिन लोगों ने कंप्यूटर विजन कोर्स पढ़ा उसके अंदर जो सिमेंटिक सेगमेंटेशन थी ना, मतलब आप इमेज दें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सेगमेंट जो इमेज है ना वो जनरेट करवाएं आप। ठीक है, तो इनपुट इमेज और आउटपुट इमेज दोनों का साइज एक जैसा ही था ना, तो ये बड़ा ही शानदार आर्किटेक्चर है, इसे आप यूज करें, इनपुट दें और उसी साइज का आउटपुट इमेज जनरेट करवाएं। ठीक है, यानी कि लोगों ने इस वाले आर्किटेक्चर को बेसिकली सेगमेंटेशन के लिए यूज किया। तो डिफियर मॉडल के आर्किटेक्चर जो डिजाइनर थे उन्होंने इस मॉडल को यूज किया कि इनपुट इमेज मैं दे रहा हूं, ठीक है, जो नॉइसी है मैं लेस नॉइसी इमेज या मैं लेस नॉइस जनरेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन नॉइस ही जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन साइज वही हो, तो इस वजह से उन्होंने क्या यूज कर लिया, यूनिट को यूज किया हर स्टेप के अंदर यूज। ये कैसे करके किया मैं सारी चीजें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल जनाब बिग पिक्चर के अंदर ये जो डिफियर मॉडल है काम कैसे करते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, मजीद आगे बात करते हैं। हाँ, जब आउटपुट मेरी क्या बन गई, आउटपुट बेसिकली इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं कोई इमेज स्पेसिफिक इमेज नहीं जनरेट करवा रहा, मैं कोई इमेज लर्निंग नहीं करवा रहा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन लर्निंग करवा रहा हूँ। क्या मतलब, मैंने लर्न क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की ना, मैंने क्या लर्न किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने लर्न कर लिया, यानी कि एट द एंड, सॉरी दोबारा से, यानी कि एट द एंड मैंने क्या जनरेट करवा लिया, इमेज को कैसा बना दिया, मैंने बिल्कुल नॉइजी इमेज बना दिया, ऐसा नॉइजी इमेज जिसकी जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मीन 0 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है। इसका मतलब है वहां से मैं कोई भी सैंपल निकालूंगा तो यकीनन वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा होगा जो जिनका मीन 0 है, 1 है। तो और हमने लर्न क्या किया है, हमने लर्न यही डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर ली। ठीक है, अब मैं इसका कोई सैंपल दूंगा तो अल्टीमेटली मैं इसको यूनिट को दे के मैं इससे कम नॉइस जनरेट करवाऊंगा। ठीक है, नॉइस रिमूव करवाऊंगा। ठीक है, ये कैसे होता है मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ डिटेल से। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये आई होप सो कि ये आपको अंदाजा हो गया कि 2 स्टेप हैं बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर। फॉरवर्ड प्रोसेस, उसके अंदर हम नॉइस इमेज के अंदर नॉइस ऐड कर रहे हैं, बैकवर्ड प्रोसेस उसके अंदर हम नॉइस को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तस्वीर बाद में देखेंगे, फिलहाल थोड़ा सा दोबारा से ओवरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में आप ये समझें। दोबारा ये वाली स्लाइड डॉक्टर मुबारक शाह की स्लाइड में से है, ये देखें जरा ओवरव्यू क्या है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये DDPM जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके अंदर बेसिकली क्या है, प्रोसेसिंग प्रोसेस ग्रेजुअली डिग्रेड द इमेज कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस। फॉरवर्ड प्रोसेस की आपको समझ आ गई बात, ये क्या है, ये मेरे पास कोई डाटा है, उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें नहीं पता क्या है, MNS डेटा सेट है,
सेलिब्रिटी डाटा सेट है, कोई भी डाटा सेट है, उसकी कोई ख़ास डिस्ट्रीब्यूशन है, हम क्या करते हैं, वहाँ से सैंपल लिया, वहाँ का उसका कोई एक इमेज लिया हमने, और जो हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस है वो क्या करेगा, ठीक है ना, उसको नॉइसी सैंपल बना देगा। यानी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनपुट इमेज से जो भी आपका ओरिजिनल डाटा सेट है उससे बिल्कुल नॉइसी इमेज बना दिया, ठीक है। यानी कि उस नॉइसी इमेज की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो उसका मीन 0 है, स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिवर्स प्रोसेस क्या है, आप सैंपल वहां से कोई लें और अब आप रिवर्स प्रोसेस पे अप्लाई करें और अल्टीमेटली आप क्या जनरेट करवा पाएंगे, ऐसा सैंपल जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैसी है जैसा हमारा ओरिजिनल इमेज। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्दर इसको हम, अच्छा इसके हवाले से ना, ये जो मैंने अभी फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, काफ़ी सारे मॉडल हैं, आज इसका हम सिर्फ जिक्र करेंगे। इसके अलावा ये वाले मॉडल भी फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको हमने डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपका बहुत दिल है कि मैं इनके बारे में सुनना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग वैसे पड़ी हुई है आप, जो कि आप पता नहीं देखेंगे कि नहीं, लेकिन नहीं आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम पहले जो मॉडल है उसको जिक्र करने लगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ नोटेशन की बात करते हैं बार बार, क्योंकि ये यूज़ होंगी तो हम उनका जिक्र कर लेते हैं। P(x0) से मुराद ये है कि ऐसा डाटा जो हमारा हमारी ओरिजिनल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बिलोंग करने वाला, ठीक है। यानी कि ये हमारी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, जो अभी मैंने आपको जो ओरिजिनल डाटा सेट है उसको शो किया ना, ठीक है। यानी कि हमारे ओरिजिनल डाटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन हमने उससे नाम दे दिया P(x0), ठीक है। ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली है। ये कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से तो आपने बहुत देखा ना, आज थोड़ा सी नोटेशन फर्क करके है, ठीक है। क्या मतलब, यहाँ मैंने लिखा है x0, x नजर आ रहा है सभी को, ठीक है, नजर आ रहा है सभी को, x सेमी कॉलन, फिर लिखा है म्यू कामा सिग्मा डॉट आई, ठीक है। हमने कहा है इसको कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब पता क्या है, ऐसे इसको जस्ट ऐसे ही समझ लें, इसको ऐसे करके भी समझ लें कि मैं x को सैंपल कर रहा हूँ, मैं एक सैंपल निकाल रहा हूँ, कहाँ से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका कोई ख़ास मीन है और उसकी कोई ख़ास स्टैंडर्ड डिविएशन है। और अगर मैं इमेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये अगेन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे जो मीन है और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है ना, यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल की नहीं है, बल्कि क्या है, इमेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें इसका मतलब है मल्टीवेरिएंट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मल्टीवेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मीन की बात उस कॉन्टेक्स्ट में ही है। और इसी तरह से ये सिग्मा, बल्कि हम इसको ना, ये आपने जब हमको बात कर रहे थे वेरिएशन ऑटोएनकोडर के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी काफ़ी सारी डेरिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ हमने इसे कह दिया सिग्मा को बेसिकली ऐसे करके हमने शो कर दिया था, ठीक है। और इसे हमने कह दिया दिस इज आवर कोवेरियंस मैट्रिक्स, और आई को हमने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। अच्छा जी, इसी तरह से ये वाला तरीकाकार भी इस वाली फॉर्मेशन से भी आप आगाही आपकी है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई सैंपल निकालता हूँ, मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक फॉर एग्जांपल ये वाली है, ठीक है, और मैं ऐसे ही कोई सैंपल निकालता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, या तो ये वाली बात मैंने वही लिख दी है जो हम रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक की बात कर रहे थे वेरिएशन ऑटोएनकोडर के अंदर ना, कि मैं एक सैंपल निकालता हूँ, यानी कि रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक की वजह से उसकी बैकवर्ड प्रोपेगेशन हो सकी थी, मतलब ये फार्मूलेशन हम बना पाए थे, इस फार्मूलेशन का हम ग्रेडियंट कंप्यूट कर सकते थे, ग्रेडियंट का मसला आ रहा था ना वहाँ पे, बैक प्रोपेगेशन नहीं कर सकते, तो इस फॉर्मेशन की वजह से हम कर पाए थे, ठीक है। तो अब मसला आप सैंपल असल में आपने निकाला बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 है, लेकिन अगर आपने जैसे उसे स्केल किया, यहाँ उसे जस्ट आपने मल्टीप्लाई किया और उसे जस्ट आपने ऐड कर दिया, तो ऐसा ही है जैसे आपने सैंपल इस वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला, ठीक है। तो ये बातें वहाँ डिटेल से हमने डिस्कस की थी, ठीक है जी। तो ये सारी बातें जनाब जस्ट चूंकि आगे यूज़ होंगी तो इस वजह से इनका जिक्र भी कर लिया हमने।
अच्छा जी, दोबारा से ये फॉरवर्ड प्रोसेस, थोड़ी सी जो नोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में बातें हैं, हाँ जी समझ आ रही है। मेरा मेरा इनपुट इमेज है जो मेरा पी एक्स नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा था, वहां पे मैं एक सैंपल लिया जिसका नाम है एक्स नॉट, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपको शो किया है फॉर प्रोसेस, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी नॉइस ऐड करता जाऊँ मैं, और अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, कंप्लीट नॉइस, ठीक है। यहाँ से कोई भी सैंपल आप निकालेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा, उसकी नॉर्मल, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से इसकी मैं अगर ये रिवर्स प्रोसेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस के अंदर क्या है कि मैं यहां से सैंपल निकालूंगा xt इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, x1 x2 x3 और xt, समझ आ रहा है। टी स्टेप मतलब हम स्टेप वाइज इसके अंदर नॉइस ऐड कर रहे हैं, एकदम से नॉइस नहीं ऐड कर रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको और भी हाईलाइट करता हूं। यानी कैसे समझे, मैं एकदम से नॉइस ऐड करके इमेज का स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब नहीं करना चाह रहा, थोड़ी थोड़ी नॉइस ऐड करके स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाह रहे हैं। शायद ये बात अभी समझ ना आए। या दूसरे मैं रिवर्स करता हूं, मैं मेरे पास बिल्कुल नॉइस हो, नॉइस से एकदम से मैं ओरिजिनल इमेज जनरेट नहीं कर सकता, मैं थोड़ी थोड़ी नॉइस ऐड रिमूव करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास इमेज जो है ना अच्छी क्वालिटी का आएगा, ठीक है। स्लोली रिमूविंग द नॉइस फ्रॉम द एक्चुअल नॉइस। तो ऐसा करने से हम अल्टीमेटली इमेज जो जनरेट करवाएंगे बिल्कुल भी जो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपका ओरिजिनल डेटा सेट का इमेज था, ठीक है। इसकी मैं बात मजीद भी करता हूँ। हाँ जी, ये रिवर्स प्रोसेस xt से मुराद ये कि वो जो टाइम स्टैम्प आपने रखी, ऑथर ने अपने पेपर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूज किए थे ना 1000 थे, ठीक है। टाइम स्टेप नंबर 1 पे थोड़ी सी नॉइस ऐड किया। अब थोड़ी सी नॉइस ऐड करने का क्या मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे स्टेप 2 के अंदर फिर थोड़ी सी और नॉइस ऐड कर लें, स्टेप नंबर 3 थोड़ी और ज्यादा नॉइस ऐड कर लें, फिर और ज्यादा नॉइस ऐड कर लें, और एट द एंड जो आपके पास सैंपल आएगा वो XE आएगा, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। जो नॉइस ऐड करने के कितने स्टेप्स होंगे, रिमूवल के कितने स्टेप्स होंगे? हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम नॉइस एक वक्त के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल के लिए ना हमें स्लोली ग्रेजुअली जो है ना नॉइस रिमूव करनी होगी, ठीक है। वो क्या है स्टेप मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब जरा फॉरवर्ड प्रोसेस की तरह बात करने लगा। अभी कुछ टर्म्स 12 से यूज होंगे, बड़ी गौर से प्लीज आपने देखना है, ठीक है। देखें जी, फॉरवर्ड प्रोसेस के अंदर बेसिकली इस वाले फॉर्मुलेशन को यूज किया इन ऑर्डर टू ऐड और नॉइस एट एवरी स्टेप, ठीक है। देखिए बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करने जा रहे हैं, ठीक है। नई प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, इस वाली फॉर्मुलेशन जरा इसको देखें, जरा इस ये क्या है, यहां से हम फॉरवर्ड प्रोसेस मतलब मैं किसी स्टेप पे हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसको, मैं इसे मैं कहता हूं x1, ठीक है। x1 भी कोई नॉइस ऐड करके आया था, इससे मैं इमेज जनरेट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसे कह देता हूं x2, ठीक है। बेसिकली हम यहां से एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इसकी मॉडिफाई करने जा रहे हैं। क्या मतलब, हम चाह रहे हैं कि हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है नई फाइंड कर लें, जिसके अंदर बेसिकली यह है कि आप जो बेसिकली क्या करें कि आप उससे इनपुट इमेज दें xt-1, इस वाले केस के अंदर क्या x1 आप उसे इनपुट दें और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट क्या आए, x2 आए। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, जब भी मैं कभी पूरी जितनी भी आज हम डिस्कशन करेंगे ना, x के साथ कोई छोटा नंबर होगा ना, इसका मतलब पता क्या होगा, कम नॉइस। x के साथ कोई बड़ा सबस्क्रिप्ट होगा ना, इसका मतलब पता क्या है, ज्यादा नॉइस। इसको आज ध्यान में रखना आप, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने यूज किया किस मकसद के लिए, नॉइस ऐड करने के लिए। बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखिएगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगा जी, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही, लेकिन उसका मीन क्या है, उसका मीन क्या है, हाँ जी नजर आ रहा है आप सभी को, उसका मीन क्या है, उसका मीन है जी, उसका मीन क्या है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। उसका मीन ये वाली टर्म है,
ठीक है, और उसका जो वेरिएंस है वो ये वाली, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ये है। क्या मतलब, बड़ी तवज्जो से प्लीज आप देखिए, ये बीटा इसके अंदर क्या है, हमें अब जरा देख लें मीन क्या है, कैसे फाइंड किया और ये बीटा कैसे रख लिया उन्होंने। मीन के अंदर हमें काफी ये नजर तो आ रहा है ना, एक्स टी, मतलब मैं एक्स टी जनरेट करवाना चाह रहा हूं यहां से एक्स टी -1 से, ठीक है, या जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे x1 से x2 की तरफ मैं मूव करना चाह रहा हूँ, नया इमेज जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर एक्स टी -1 से मतलब क्या है, वो 1 है, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब मैं उस इमेज को मल्टीप्लाई करता हूं किसी एक फैक्टर के साथ, ये कोई नंबर है, ये कोई वैल्यू है, इसके साथ इस इमेज को मैं इस नंबर के साथ क्या कर रहा हूं, स्केल कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, और देखें जरा, और दूसरा इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो बीटा आई है, ठीक है। यानी कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन हम नई लर्न करने जा रहे हैं, ये वाली नई डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिससे मैं जो सैंपल निकालूंगा ना वो x2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब बड़ी तवज्जो से, अब ये बीटा क्या है, बीटा टी क्या चीज है, दोनों जगह पे बीटा टी नजर आ रहा है, यहां पे भी तो यहां पे भी, आई की तो हमें समझ है, ठीक है। अब बीटा टी क्या है, बीटा टी एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, ऐसे में 0.40 लगा के फिर मैं मान लगा, एक छोटा सा नंबर है, ठीक है। और टी से मुराद क्या है, टी इज इक्वल टू 1 to t, मतलब पहले स्टेप से लेके टी स्टेप तक, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा मैं इसके अंदर मैंने ऐसे करके मैं क्या करूं, हर स्टेप के अंदर मैं ऐसे करूंगा, हर स्टेप के अंदर देखिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, हर स्टेप के अंदर जो भी, अगर मैं बिल्कुल मैथमेटिकली दिखाऊं आपको, हर स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मेरे पास इमेज है उसको उसको मैं स्केल करता हूं, उसके साथ ना एक फैक्टर के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। और प्लस मैं ये कर देता हूं बीटा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही मैं उसके अंदर ऐड करता हूं, उसके बाद मेरे पास जो इमेज जनरेट होगा वो कौन सा होगा, एक्स टी होगा, ठीक है। जस्ट लाइक रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक के तौर पे मैं, जैसे मैं अगर आपको दिखा दूं, या जैसे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्मेशन से दिखाऊं कि क्या मतलब, इस वाली वैल्यू को इनपुट इमेज को मल्टीप्लाई करूं इसके साथ, और प्लस मैं उसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि कांस्टेंट वैल्यू है ऐड करूं, तो ऐसा करने से मेरे पास नया इमेज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि, या दूसरे लफ्जों में ये मेरी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, यानी कि ये मेरी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन ये है और जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ये है। अब मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन से अब मैं कोई इमेज सैंपल करूंगा ना, वो इमेज पता कौन सा होगा, वो एक्स टी होगा, ठीक है, या एक्स2 होगा। ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अगर आपको ये बात मुश्किल लग रही है तो डोंट वरी, ये बात अभी कई दफ़ा आनी है, ये रिवाइज होगी दूसरे अंदाज से, आई होप सो कि यू विल गेट द आइडिया। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ऑथर ने कहा कि बजाय कि आप वो जो कर रहे थे थोड़ी थोड़ी नॉइस ऐड करते जा रहे थे, आप एक और काम कर सकते हैं, आप एकदम से यहां से ना यहां पे छलांग लगा सकते हैं, या यहां से एकदम से जो आपका आखिरी इमेज है ना, हाँ जी, कैलकुलेटर किसी के पास है, एक्स टी जो है ना वो जनरेट करवा लें, यानी एक स्टेप के अंदर ही, यानी कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर लें, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर लें जिसके अंदर बेसिकली क्या हो, एक ही स्टेप के अंदर ना, एक ही स्टेप के अंदर आप एक्स टी जनरेट करवा लें। क्या मतलब, मैं x0 से xt जो है वो फाइंड कर लूं, तो वो उसकी फॉर्मुलेशन क्या है, वो ये वाली है। ये कैसे फॉर्मुलेशन आती है अभी मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। उसकी फॉर्मुलेशन देखें जरा, अब थोड़ी सी चेंज होगी, क्या कैसे करके चेंज हो गई है, x0 मल्टीप्लाई बाय, इसे क्या लिखा हमने, बीटा टी कैप और उसका स्क्वायर रूट, और उसका वेरिएंस जो है वो क्या रखा हमने, 1 माइनस बीटा का हैट मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। अच्छा जी, और इस तरफ क्या लिखा है देखें जरा, बीटा टी हैट क्या है बेसिकली, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आई। दोबारा से एक बात बड़ी तवज्जो से प्लीज, अल्फा, ये जो मैं बीटा की बात की ना, बीटा को मैंने अभी आपको बताया कि बहुत छोटी सी एक वैल्यू है, लेकिन बीटा क्या है, ऐसे 1 माइनस अल्फा है। अल्फा क्या हुआ, अगर मैं कहूं अल्फा बताएं मुझे, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा है।
मैं बीटा के बारे में कहता हूँ बहुत थोड़ी सी नॉइस ऐड करने वाला मामला, इसकी वैल्यू है 0.00001 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अल्फा की वैल्यू फिर क्या होगी 1 माइनस 0.00001, क्या मतलब ये एक 0.0, हाँ ये क्या नंबर आएगा जी 9998 ऐसे करके कुछ, विच इज नियरली इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, ये रिटेन करने वाली बात कर, ये कहता है इमेज के स्ट्रक्चर को कितना रिटेन करना है, बीटा से मुराद क्या, कितना डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। ये आपस में इस तरह से इनका लिंक है। ये मजीद क्या बात है मैं अभी आपको बताता हूं। हाँ ये बात समझ आएगी। तो ये वाली फॉर्मेशन को लोगों ने यूज किया, ये कैसे आई है मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूं। अच्छा जी, अब जरा हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसे मैंने कहा कि स्पेशली जो सैंपलिंग का प्रोसेस होगा ना, जब हम इमेज जनरेट करवाएंगे, फॉरवर्ड प्रोसेस की आपको बात समझ दो, मैंने इस बात में बताई, या तो थोड़ी थोड़ी जो नॉइस है ऐड करते जाएं और अल्टीमेटली आपके पास जो है वो बिल्कुल नॉइसी इमेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रिवर्स प्रोसेस या सैंपलिंग वाला जो प्रोसेस है वो हमेशा स्लो होगा, ठीक है। एक चीज इन ऑर्डर सो दैट कि हम हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करवा पाएं। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपको टर्म नजर आ रही है ना, मैं प्रीवियस फिर आपको एक स्लाइड दिखाना हूं। ये वाली आपको जो टर्म नजर आ रही है, ये ऑथर ने अपने इस काम के अंदर, इस मॉडल के अंदर बेसिकली उन्होंने कहा जी हम क्या करते हैं, बीटा को ना, बीटा वेरिएंस का जो फैक्टर है ना उसे हमेशा ही हम कांस्टेंट रखना चाहेंगे। हम सिर्फ एक चीज को चेंज करना चाह रहे हैं, किसको, सिर्फ मीन को। हम चाह रहे हैं मीन चेंज हो, लेकिन क्या हो, जो उसका वेरिएंस है वो कंसिस्टेंट रहे। क्या मतलब, ऐसे ही समझे, देखें ना, मैं एक कोई मेरे पास कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते करते ऐसा बनाना चाह रहा हूं जो हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसका मीन क्या हो, 0, और उसकी जो वेरिएंस है वो क्या हो, वो 1 हो, ठीक है। अब ये भी मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे ना, शुरू में तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, लेकिन आखिर पे जो चाहे ये तकरीबन वैसे ही बनती जा रही है जैसे मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो कहता है कि हम जो वेरिएंस है ना डाटा का, इसे हम सेम रखना चाह रहे हैं, जस्ट मीन को ही चेंज करना चाह रहे हैं, ताकि डाटा बिल्कुल एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रॉय हो। सिर्फ एक फैक्टर को यूज करके हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इमेज को, दोनों फैक्टर को यूज करके इसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि इसको रखा कांस्टेंट और सिर्फ मीन को चेंज किया। अब ये वाला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं वेरिएंस को कांस्टेंट रखूंगा ना, तो मीन को ना, मतलब मुझे मीन के साथ हर सूरत ना, अगर मैं कहता हूं मेरा वेरिएंस ये है, ये वाला फैक्टर है बीटा टी है, वो तो आई आ गई ना बात, तो मुझे हर सूरत यहां पे जो फैक्टर है ना ये वाला, यानी कि मीन के साथ मुझे हमेशा ये वाला फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्यों आएगा, ये मैं अभी आपको बताने लगा हूं, ठीक है। ये बात क्या है, अच्छा दो चीजें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अभी हम जस्ट फॉरवर्ड प्रोसेस की बात करें, एक तो ये टर्म कैसे आ गई 1 माइनस बीटा, ये स्केलिंग फैक्टर ये से कैसे आ गए यहां पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये जो हम एक ही वक्त के अंदर ना, मैं कहूं T1000 पे मुझे नॉइसी में जनरेट करके दे दो, ठीक है, तो वो मैं कैसे कर पाता हूं, और उसके लिए ये फॉर्मेशन कैसे आ गई। अब मैं ये दोनों फॉर्मेशन आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो बात हमने की है ना, कि हर सूरत हमें जो मीन है उसके साथ 1 माइनस बीटा का अंडर रूट के साथ हमें स्केल करना पड़ रहा है। जरा इस वाले फैक्टर को पहले देखें जी, अस्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो स्टार्टिंग सैंपल है ना, हम ऐसे करते हैं कि हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं x0, और हम अस्यूम करते हैं उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाली, जिसका मीन म्यू है, कोई मीन है, ठीक है, और लेकिन उसकी जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है ना वो 1 है,
ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, जरा बड़ी गौर से प्लीज आप देखिएगा। मैं ना इससे एक सैंपल निकालने लगा हूं xt1 टाइम पे। ये मेरा सैंपल है x1 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया यहां पे a फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस मैंने क्या लिखा, बड़ी तवज्जो से प्लीज इस बात को देखिएगा, मैंने क्या लिख दिया x0 प्लस बीटा इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की बात समझ आ गई? एप्सिलॉन क्या है? नॉर्मल, हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने नॉइस निकाली है जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, ठीक है। और मैंने यहां पे जो वेरिएंस के लिए टर्म यूज कर दी है ना, वो क्या कर दी है? बीटा, ठीक है। ये जस्ट रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक यूज किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैंने x0 को, हाँ जी नजर आ रहा है? सर वो थोड़ा अच्छा, x0 अच्छा जी, x0 x1 हमारे पास हमने कैसे जनरेट किया है कि हमारे पास देखें ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई है उसकी बात हम कर रहे हैं कि नया इमेज कैसे जनरेट करें। जो एग्जिस्टिंग इमेज है उससे एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। बड़ी तवज्जो से प्लीज बात को देखिए, मैंने कहा वेरिएंस का फैक्टर हमने रखा है ये छोटा सा नंबर β1 अंडरस्कूर, ये हमेशा यही रहेगा, मैं कहता हूं यही रहेगा। अगर आप इसे यही रखना चाह रहे हैं ना, कोई भी नया सैंपल आप जनरेट करें, अब वो कैसे कर रहे हैं हम कि मेरे पास जो भी ओरिजिनल इमेज था ना उससे मैं स्केल कर रहा हूं एक खास नंबर के साथ। अभी मैंने उसका नाम दे रख दिया a, ठीक है, उसे मैंने नाम दे दिया a। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको दिखाया था वो दिखाया था 1 माइनस बीटा का अंडरस्कूर, ठीक है, ऐसे करके दिखाया था। अब मैं अभी कहता हूं ये a समझे आप, और ये वाले फैक्टर हमेशा ही मैं कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं, ठीक है, और यही नंबर लिख दिया मैंने β1 अंडरवुड, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैंने ऐसे किया तो इसका मतलब मेरे पास ये एक नया सैंपल आया, ठीक है, नॉइजी सैंपल आया, ठीक है। अब मैं इस टर्म का ना लेता हूं वेरिएंस, दोनों साइडों पे वेरिएंस लिया, तो ऐसा करने से ये वेरिएंस का ऑपरेटर मैंने दोनों साइडों पर अप्लाई कर दिया। यहां पे मैंने दोनों टर्म के साथ वेरिएंस अप्लाई कर दिया। अब मुझे पता है वेरिएंस की फॉर्मेशन कि जब भी मैं किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएंस अप्लाई होता है ना, उसे हम बाहर निकालते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? उसका स्क्वायर हो जाता है, जैसे आपको यहां पे होता नजर आ रहा है। इसी तरह से बीटा आई भी एक कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर निकालूंगा तो यकीनन वो भी उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा बड़ी तवज्जो से भी इस बात को, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो हमारा ओरिजिनल सैंपल है ना उसका वेरिएंस हमने क्या रखा है? 1, यही किया था ना जो हमारा x0 था। और इसी तरह से जो एप्सिलॉन 1 है हमारा, उसका भी हमने, उसका वेरिएंस भी क्या है? वो भी 1 है। अगर इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करें तो आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस β1, सही है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, अब मैं यहां पे इसका मतलब है वेरिएंस, मैं यही चाहता हूं कि इसका वेरिएंस भी 1 रहे, मैं मेंटेन करना चाह रहा हूं ना कि वेरिएंस सेम रहे। हर नई जो भी नॉइसी इमेज आए उसके अंदर वेरिएंस वही हो जो प्रीवियस नॉइसी इमेज का था, ठीक है। तो इस पहले इमेज का हमने क्या रखा? वेरिएंस 1 रखा, इसका मतलब क्या है? उसकी वैल्यू भी 1 लिख दी हमने। तो मुझे निकालना बेसिकली क्या है? मुझे वो स्केलिंग फैक्टर निकालना है a, जो बेसिकली जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया था बेसिकली के साथ, ओरिजिनल इमेज के साथ। अब मैं अगर उसे फाइंड करता हूं, जरा देखिए जरा, ये मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, समझ आई बात? तो इस वजह से वो जो फैक्टर था ना, ये देखें जरा, अब कोई भी नया सैंपल आपने जनरेट करवाना ना, आपने बस ये वाली फॉर्मेशन यूज करनी। वो क्या है कि जो भी आपके पास करंट इमेज है उससे इसके साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस उसके अंदर आप इस वाली टर्म को ऐड करें, ठीक है जी, ये बात समझ आएगी? अच्छा जी, अब जरा हम आगे मूव करते हैं। अब ये, और अगर मैं कहूं, ये तो मैंने एक सैंपल की बात कर ली ना जी, ये नॉइस, हाँ जी, ये ऐसे ही समझे एक छोटी सी नॉइस है जिसे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी मैं दिखाता हूं इसको बीटा की वैल्यू के साथ, मैं अभी आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट अभी डेरिव जो टर्म यूज हो रही है ना उनके बारे में जरा देख लें वो क्यों ऐसे है। अच्छा, यहां मैंने एक स्पेसिफिक सैंपल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर ली,
अब मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म मेरी क्या आएगी, ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, वो क्या है कि मैं अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है मेरी, ये मेरा मीन है और ये उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। इससे मैं सैंपल निकालूंगा, वो मेरा XT होगा। वो कैसे करके फाइंड होगा, वो इस तरह से करके फाइंड होगा, इस वाली फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, बस ये दो चीजें याद है, दो फॉर्मेशन आपके ज़हन में होनी, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली और एक एक्चुअली सैंपल वाली। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा हम आगे मूव करते हैं। अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, दोबारा से वो जरा स्टेप को थोड़ा सा देख लें। अच्छा, ये स्लो भी हम आगे मूव करने का ये वाली फॉर्मेशन को यूज करके हम एक एक स्टेप के अंदर जो है नॉइस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे वाली फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन जो आपको पहले भी मैंने दिखाई थी, अब दोबारा से ही दिखाना है कि इस वाली फॉर्मेशन को यूज करके आप वन स्टेप के अंदर किसी भी टाइम स्टैम्प के लिए नॉइसी इमेज जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यानी कि ये अल्फा बार उसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय x नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डैश मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कैसे आया, जरा बड़े गौर से देखिएगा। अब सारी टर्म यहाँ पे जितनी भी डिस्कस हुई है, अब आपको उनकी डिटेल यहाँ बताने लगे हैं। ठीक है जी, गौर से देखिएगा। क्लोज फॉर्म, इसे हम कहते हैं क्लोज फॉर्म फॉरवर्ड प्रोसेस। मतलब एक ही वक्त के अंदर आप फॉरवर्ड प्रोसेस जो है ना, वो जिस टाइम स्टैम्प की भी नॉइसी इमेज चाह रहे हैं वो आप जनरेट करवा सकते हैं। देखें जी, यहां आपको 200 टाइम स्टैम्प के लिए ना डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आपको इमेजेस दिखाए हैं। पहले देखें जरा, पहला इमेज देखें, यहां पे ये ओरिजिनल इमेज था, इस टाइम के ऊपर बीटा 0 जो आपने ऐड किया वो क्या है, एक बहुत छोटी सी नॉइज समझ। ठीक है, इस वाले नंबर को, इस वाले फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आई के साथ। यही थी ना फॉर्मुलेशन, दोबारा से उसे देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं यही थी ना कि जो भी ओरिजिनल इमेज है 1 माइनस बीटा, ये 1 माइनस बीटा समझ आ रहा है? अभी अलग समझ आ जाता है। ये रिटेन करने वाली बात, कितना इमेज रिटेन करना चाह रहे हैं, प्लस बीटा की टर्म और उसे मल्टीप्लाई करें एप्सिलॉन की जो भी वैल्यू है उसके साथ। अच्छा, इसे आप दो तरह से सोच सकते हैं, एक सिंपल एक रैंडम वेरिएबल के साथ सोच सकते हैं, फिर दूसरा पूरा इमेज के साथ भी सोच सकते हैं, या ऐसे करके एक पिक्सल के कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं या पूरे इमेज के कॉन्टेक्स्ट में सोच, जिस तरह से आपको आसान लगे। अच्छा, अब जरा देखिएगा, मैं अब इस वाली बात को दोबारा से हाँ जी, ये बीटा समझ आ रहा है? बीटा जरा देखें, बीटा के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरह की जो फॉर्मुलेशंस है ना, ऑथर ने अपने पेपर के अंदर प्रपोज की है। एक है लीनियरली आप जो है ना ऐड करते जाएं नॉइस। देखें जरा, जैसे यहाँ पे ऐड हो रही है, पहले स्टेप के अंदर जस्ट इतनी नॉइस ऐड करनी, दूसरे अंदर क्या है, उससे डबल, ऐसे ही है ना, उसके अंदर इतनी और ऐड कर लें। तीसरे स्टेप के अंदर फिर उससे डबल नहीं कहना चाहिए, यानी कि लीनियरली ऐड करता जा रहा। हाँ जी, 0.0001 ऐड करता जा रहा है। ठीक है, यानी कि तीसरे स्टेप के अंदर ज्यादा नॉइस ऐड कर रहे हैं, चौथे स्टेप के अंदर और ज्यादा नॉइस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐड करते जाए। तो ये है बीटा। देखें जरा, बीटा अगर मैं कहूं 200वें स्टेप के ऊपर, टाइम स्टेप के ऊपर क्या की वैल्यू होगी उसकी, 0.002। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखें जरा अल्फा, अब जरा देखते जाएं। अल्फा 0 से मुराद क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, 1 माइनस बीटा। इंफॉर्मेशन कितनी रिटेन होनी है? ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेके आपने एक्स टी के साथ मल्टीप्लाई किया था। ये भी क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2, ये समझ आ रहा है? अल्फा 1 कैसे है? हाँ जी, सिंपल 1 से इसको माइनस कर दें, और 1 से इसे माइनस कर दें, सो ऑन। सही है। अच्छा जी, अब इंटरेस्टिंग बात, बड़ी तो और से सुना, अब ये अहम पॉइंट है, ये है अल्फा नॉट बार जो फॉर्मुलेशन। अच्छा, मैंने डॉक्टर क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से चीज़ें देखी हैं और मुझे शायद इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, नोटेशन कंसिस्टेंट रखनी चाहिए थी। डॉक्टर मुबारक शाह ने भी यूज़ की है, वो भी इसी तरह की, वहाँ पर बीटा कैप डाल के कर दिया, लेकिन वो असल में ऐसे ही, उसका मतलब भी यही है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में अल्फा बार, आप जरा गौर से देखें जरा, ये क्या है,
ठीक है। अल्फा नॉट बार ये ऐसा ऐसे ही आएगी। अल्फा 1 बार शाबाश बता सकते हैं कैसे आई? और से देखें जरा। जी कैसे आया? जी अल्फा में से अगर मैं ये जी 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 अल्फा में से पिछले बीटा को सब्ट्रैक्ट। जी नहीं, इस वाले अल्फा को एक्यूमुलेटिव प्रोडक्ट है ये। इस वाले अल्फा को आप इस वाले अल्फा को इस वाले अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। करके जरा देखें, यानी कि इस वाले अल्फा और इस वाले अल्फा को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। ठीक है, और ये कैसे आया? ये वैल्यू कैसे आई है? इस वाले अल्फा को इस वाले अल्फा को और इस वाले अल्फा को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, क्यूमुलेटिव। तो ये जनाब प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि जितनी भी प्रीवियस अल्फा हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, मल्टीप्लाई करते जाएंगे आखिर पे फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टेप पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं? ठीक है, क्या वैल्यू? कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी? बहुत छोटी, नियरली इक्वल टू 0। सही है, कुछ भी रिटेन नहीं रखा, कुछ भी रिटेन नहीं किया, सब कुछ तो नॉइस हो गई। ठीक है, तो ये जनाब यानी कि ये इस तरह से अल्फा बार से मुराद ये है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखें जरा, यानी कि अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अल्फा बार का मतलब क्या है। ठीक है, और कुछ नहीं बता रहा। ये फॉर्मुलेशन कैसे आई है ये भी मैंने आपको बताया, ये भी मैं बताता हूं। ठीक है, तो जस्ट आपको ये बताया कि अल्फा बार से मुराद क्या है? क्यूमुलेशन है। ठीक है, क्यूमुलेटेड प्रोडक्ट है बेसिकली, कि जो भी करंट अल्फा है और जो भी अभी तक प्रीवियस अल्फा हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा जी, तो ये वाला फैक्टर है बेसिकली, यानी कि मीन को आपने यहां पे दोबारा से जो भी इनपुट इमेज है आपका, उसको आप इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और प्लस इसके अंदर ये वाली चीज ऐड कर दें, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन, और आपके पास क्या आएगा? XT आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोबारा से ये वाली फॉर्मुलेशन कैसे आई, बड़े गौर से अब आपने देखना। अब मैं वो बताने लगा, अभी जस्ट फॉरवर्ड प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने इस वाले रिसोर्स से चीज़ें ली हैं। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। जी शाबाश जी, देखें जरा जी, पहला सैंपल कैसे निकाला? पहला नॉइसी सैंपल हमने कैसा निकाला फॉरवर्ड प्रोसेस के अंदर? नजर आ रहा है सभी को? ठीक है जी, कैसे निकाला अभी आपने मुझे बताया है। क्या जी, जो भी आपका इमेज है, जो भी अभी करंट इमेज है कम नॉइसी इमेज, उसको इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। 1 माइनस बीटा टी, समझ आ गया ना? बीटा टी, बीटा 0 हो तो 0.001 जैसे हमने ऐड किया है। बीटा अगर 1 है तो उसका मतलब क्या है? 0.002। बीटा 3 है तो 0.003, ऐसे ऐसे कोई वैल्यू होगी। ठीक है, और प्लस क्या है? प्लस बीटा उसका अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय कोई सैंपल आप इससे निकाल रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्स नॉट, एक्स एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन t-1, एप्सिलॉन t-2। ये समझ आ रही है ना? हर दफा ये क्यों डिफरेंट रखा है? देखिए, हर दफा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारी यही है ना, जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है। तो फिर ये क्यों लिखा है बता सकते हैं? 0, एप्सिलॉन t-1, एप्सिलॉन t-2, क्योंकि हर दफा ये जो वेक्टर है या ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर, या ये एक जो वैल्यू है इसके अंदर, तो वैल्यू हमेशा क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी ना। ठीक है, तो इस वजह से इनको डिफरेंट नाम दे दिए। अच्छा जी, ये जो लिखा है ना, अकेला आपको समझ आ रही है? ये कोई एक्यूमुलेशन की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम कुछ सम कर रहे होंगे और ये एप्सिलॉन अगेन, ये भी कोई काफ़ी सारी वैल्यू को ऐड करने के बाद कोई इकट्ठी नॉइस आ गई तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन सभी फैक्टर के अंदर जो है वो जो नॉइस है, मतलब मैं इन दो फैक्टर को दोनों को ऐड कर दूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, दो नॉइसेस को ऐड कर दूं, स्टिल उनकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 ही, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 ही, ऐसे ही हो गया ना। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, और इसी तरह से ये आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गई अल्फा टी से मुराद क्या है, और ये क्या है अल्फा बार भी समझ आ गया। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, ये है प्रोडक्ट। प्रीवियस जितने भी अल्फा हैं उनको प्रोडक्ट कर लें, तो ये उनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये अल्फा टी हैट आ जाएगा। सही है जी,
ये बात समझ आ गई ना सारी। अच्छा चले आप इस तरफ आ जाए। ये तो अभी हमने देख ली सारी स्टेटमेंट हमें समझ आ गई कि कैसे नया इमेज जनरेट करना है, बुरा इमेज कैसे हमें जनरेट करना है। अब ये एक्स टी क्या है, एक्स टी माइनस वन क्या है जी? अगेन मैं कहूँ, हाँ जी, ये कैसे आएगा? तो अगेन इसी का अब रिकर्सिवली हम पुट करने लगे वैल्यू, बैकवर्ड जैसे कर रहे होते हैं। अब इसी फॉर्मुलेशन दोबारा से इसी वाली फॉर्मुलेशन को यहाँ रख दिया। ये बात समझ आ रही है? मैंने क्या किया, ये है ना एक्स टी, ये क्या है एक्स टी माइनस वन। मुझे मैं कहता हूँ एक्स टी माइनस वन की फॉर्मुलेशन मुझे बताएं, नजर आ रहा है ना सभी को? ठीक है, हाँ जी, ये क्या होगी एक्स टी माइनस वन क्या होगी जी? ये तो सॉरी दोबारा से ये मैंने रिप्लेस कर दिया, बस क्या किया है, वन माइनस बीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, अल्फा। ठीक है, मुझे पता है दोनों एक दूसरे के बराबर ही है ना, तो मैंने लिख दिया और यहाँ पे वन माइनस अल्फा कर दिया। ठीक है, यानी कि सब कुछ ही मैं अल्फा की फॉर्म के अंदर देखना चाह रहा हूँ, रिटेन करने के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे आप, ये है एक्स टी की फॉर्मुलेशन, मैं कहता हूँ एक्स टी माइनस वन के बारे में मुझे बताएं। मैं ये इमेज गेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यकीनन मुझे अल्फा टी माइनस जी टी माइनस ये है ना, यही जो कुछ है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स टी माइनस टू, बिल्कुल इसी को फॉलो कर रहा हूँ। प्लस क्या आएगा जी, प्लस क्या आएगा, वन माइनस अल्फा टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन, इसे मैं कहता हूँ टी माइनस टू। सही, यही ये बस ये वाली जो है सिंपल, ये वाली वैल्यू मैंने इस जगह पे पुट की है तो मेरे पास यही आ गया। सही है, हाँ जी अहमद, ये मुश्किल बात नहीं लग रही, जस्ट इसी यानी एक्स टी माइनस वन वाले सैंपल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे गेट किया आपने, वो इस तरह से हमने कर। सही है, मैं कह रहा हूँ एक्स टी माइनस टू वाला सैंपल बताएं जी, वो कैसे आएगा? अगेन इसी वाली फॉर्मुलेशन को मॉडिफाई करना, और कुछ नहीं है। ये बात समझ आ रही कि नहीं? रिकर्सिवली अब बेसिकली हम जी बैक जाते हैं, किसी भी स्टेप से हम बैक जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, बड़ी और से देखना प्लीज आपने बात। इस वाली फॉर्मुलेशन के अंदर यहां तो कोई सवाल नहीं है, आई होप सो। ठीक है, इस वाली फॉर्मुलेशन तक कोई सवाल नहीं है। मैं इस अल्फा को मल्टीप्लाई कर दूं, चार्जिंग का मसला भी हो सकता है, वो आप चार्ज वो बैग के अंदर होगा। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई? जरा गौर से देख लीजिए, हाँ यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमने अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म के साथ, तो यहां तक कोई सवाल? ठीक है, इस वाली टर्म को भी नहीं देखना आपने। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इसे हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया, अल्फा को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अल्फा टी इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, अल्फा टी इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, दोनों इकट्ठा करके लिख लिया बस। सही है, उसके बाद एक जंप लगाने लगे हम। ठीक है, जंप इस वाली टर्म को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन अभी जस्ट देखें कि हमने लिख लिया, क्या लिख लिया है, इस टर्म को ऐसे ही इस जगह पे, इस पूरी फॉर्मुलेशन की जगह पे लिख दिया है वन माइनस अल्फा टी मल्टीप्लाई बाय टी माइनस वन का अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय टी माइनस टू। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या, एप्सिलॉन टी का बार माइनस टू। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई अक्यूमुलेशन की कोई बात हो रही है, कोई मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में या एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मुलेशन ये हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर तक। इस वाली फॉर्मुलेशन को जस्ट एक दफा देख लें। इसका मतलब क्या है, अगर हम ये कर सकते हैं, किसी तरह से कर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको दिखाया टाइम स्टेप T2 तक दिखाया, इसको मैं आगे लेके जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आप जाएं x0 तक जाते जाएं। ठीक है, x0 तक जाते, ये टाइम 2 तक की बात थी, 2 तक।
मैं कहता हूं अब मुझे 3 तक लेके जाएं, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 के बारे में बता सकते हैं आप? इसी फॉर्मेशन को बस चेंज करें यहां से, जस्ट यहां पे क्या आएगा? अल्फा टी मल्टीप्लाई बाय अल्फा टी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा टी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स टी माइनस 3। यहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा टी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा टी माइनस 2। यहां पे क्या आएगा? एप्सिलॉन नहीं, यहां पे जस्ट क्यूमुलेटेड जी, हाँ जी, एप्सिलॉन बार जैसे लिखा है टी माइनस 3। अब मैं कहूं मुझे x0 तक बताएं, फिर क्या आएगा जी? शाबाश, ये वाली फॉर्मेशन दिखाएं जी। ये क्या आएगा? यहां पे क्या, ये देखें जरा, जैसे अल्फा 1 तक आ गया और यहां पे क्या x0, और यहां पे क्या आ गया? 1 से 1 माइनस, ये देखें जरा, अल्फा 1 तक, और ये मैंने क्या कर दिया? एप्सिलॉन। मतलब आप समझ रहे हैं, सभी का कुछ एंड पे करके ना, सभी को ऐड करने के बाद या सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ फैक्टर आ रहा है, ठीक है? तो इसको अगर मैं इस सारे प्रोडक्ट को अभी हमने नाम दिया क्या? क्यूमुलेटेड कह दूं xt, और यहां पे 1 माइनस, यहां भी तो क्यूमुलेशन ही है, ठीक है? ऐसा करने से पहले क्या है, हम किसी भी टाइम स्टैम्प पे लिए, मेरे पास जस्ट इनपुट इमेज हो, मैं किसी भी टाइम स्टैम्प के लिए जो है नॉइसी इमेज जनरेट कर सकता हूं। अब ये टर्म कैसे आई, अब मैं इसका जिक्र करना, ये इंपॉर्टेंट बात, ये समझ आ गई, ठीक है? अब जरा ये टर्म कैसे आई, अब हम जरा उसका जिक्र करने लगे, ठीक है? बैटरी बस थोड़ी सी है, नाम लगा दे जी। अब वो टर्म कैसे हैं, अब उसका जिक्र कर लेते हैं। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर था, वो दोबारा से रिपीट हो रहा है। हाँ जी, यहां तक समझ आ गई थी बात, ठीक है? यहां तक तो कोई सवाल नहीं था। उसके बाद हमने ये भी लिख लिया था, इस तक यहां तक कोई सवाल नहीं था। अब यहां से हम जो अगला हो वाली बात कर रहे थे ना, अब वो यहां पे बताने लगे, ठीक है? देखें जी, इन दोनों टर्म को जरा गौर से देखें। इसको नाम देते हैं, इसको कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये हमारी x है और ये क्या है, इसे हमने नाम दे दिया y का, ठीक है? और मैं कहता हूं ये जो x है और ये y जो है ना, ये सैंपल है जिसे हमने कहां से लिया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन क्या है? 0, और ये उसकी कोई वेरिएंस है, ठीक है? और इस तरह से y भी मेरा एक सैंपल है जिसे मैंने किस वाली डिस्ट्रीब्यूशन से लिया? ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन ये है और जिसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन ये है, ठीक है? अब मैं रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक के साथ मैं ये वाली फॉर्मेशन लिख सकता हूं, इसमें तो कोई मसला नहीं, मीन की वैल्यू 0 है, ठीक है? प्लस मुझे पता है जो भी मेरा वेरिएंस हो उसे मल्टीप्लाई करना है किसी सैंपल के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं xt, ये वाला सैंपल था, ठीक है? मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। और इसी तरह से मैं इस वाली फॉर्मेशन के लिए ये रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक यूज करके लिख सकता हूं, ठीक है? मैंने इसे x और y को जस्ट सैंपल के कॉन्टेक्स्ट में भी दिखाया और एक्चुअली फॉर्मुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको दिखा दिया, ठीक है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें जरा, बड़ी तवज्जो से प्लीज आप, ये x और y दोनों हमने बेसिकली कहां से, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं, ये बेसिकली स्टैट का कुछ रूल्स की बात होने लगी है। मैं कोई स्टैट का टीचर नहीं हूं और मैथ का भी टीचर नहीं हूं, जो पढ़ता हूं वो बता देता हूं, मजीद आपने वेरिफिकेशन वैसे कर लेनी होती है। मेरे पास कोई 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मेरी x है और y है, ठीक है? इनके दोनों सैंपल को मैं ऐड करूं ना, मेरे पास z एक वैल्यू आ जाएगी। इट इज जस्ट लाइक कि आप इन दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को आपस में ऐड कर दें और इनकी स्टैंडर्ड डिविएशन को आपस में ऐड कर दें, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा, ठीक है? तो स्टैट का रूल ये कहता है, बस यही यहां पे अप्लाई हुआ। बड़े गौर से प्लीज देखिए, बस बातें कंक्लूड होने लगी हैं। अब यहां पे बेसिकली क्या देखें जरा, अब z जो है उसे हम सैंपल कर रहे हैं 0 डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन। फॉर एग्जांपल अब मैं एक z निकालने लगा हूं जिसका मीन 0 है, ये तो हमारा दोनों 0 थे ना, ये दोनों 0 थे ना, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब मैं दोनों के वेरिएंस को ऐड करता हूं, तो वेरिएंस कैसे ऐड होंगे? हाँ जी, तो वेरिएंस की वैल्यू हमें पता है, वो क्या क्या है? वो एक ये है और एक ये है। अब मैं दोनों के वेरिएंस की ये वैल्यू को ऐड करता हूं,
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? ये बात समझ आ रही है? और ये वाली वैल्यू हमने जस्ट यहां पे रख दी, ठीक है। अब देखें जरा, अब मैं रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक इस्तेमाल करता हूं और वहां से कोई सैंपल निकालता हूं, तो वो सैंपल क्या आएगा? मीन की वैल्यू 0 और वो सैंपल की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डिवीजन और उसके जो और साथ उसके क्या लिख दिया, एप्सिलॉन बार करके हमने लिख दिया। एक्यूमुलेटेड बेसिकली वो फैक्ट है, नॉइस का एक्यूमुलेटेड इफेक्ट यहां पे आ गया। अब यही तो वहां पे किया था हमने प्रीवियसली, याद आ रहा है? ये सब फॉर्मेशन कैसे आ गई? अगर आप प्रीवियसली कनेक्ट करें, ये फॉर्मेशन हमने कहा था ना, यहां से ये निकाल सकते हैं आप, और यही तो आपको यहां पे हमने शो किया है, ठीक है, कि ये कैसे आया। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अब ये वाली फॉर्मुलेशन जो है, इसको आप यूज करें किसी भी टाइम स्टैम्प के लिए नॉइसी इमेज जो है उसे जनरेट करवाने के लिए, ठीक है। बस इतना आपको बताया, ठीक है। तो अभी तक जितनी बातें हुई हैं वो किसकी बातें हुई हैं? वो फॉरवर्ड प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में हुई हैं, ठीक है। अब हम जरा रिवर्स प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। आई नो दैट के चीज़ें थोड़ी सी ऐसे ही हैं, मैथ काफ़ी सारा है, लेकिन वेरी सिंपल आइडिया, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ट्राई किया है, बूस्टर टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। बस आपको ये समझ होनी चाहिए, और आपको ये समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे हम नॉइस कैसे करके ऐड कर रहे हैं, उसकी क्या फॉर्मेशन है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बस, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा हम रिवर्स प्रोसेस के बेसिकली अंदर मकसद हमारा क्या है? अभी हम नॉइसी इमेज जनरेट कर रहे थे, अब हमने xt से xt-1 इमेज जनरेट करवाना है, ठीक है। तो मैं एकदम से आपको इमेज पे ले जाता हूँ, बस सीधी सी बात। कई चीज़ें और भी थी, लेकिन डायरेक्ट हम बात करते हैं। मैं इसके अंदर बहुत सी डेरिवेशन की बात है, लेकिन ब्रीफली आपको जितना बता सकता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। देखिए जी, फॉरवर्ड प्रोसेस की बात हो गई, अब हम बैकवर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। क्या मतलब कि मैं z उसे दूं, कोई मैं xt दूं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या हो, xt-1 जो है वो फाइंड हो, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर ऑथर ने पेपर के अंदर लिखा और हमने भी इसे जस्टिफाई किया कि ये मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन xt-1 इंटू xt, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखना, बड़ी आसान सी बातें हैं, और रिलेट करने लगा हूं अब मैं किसके साथ, वेरिएशनल ऑटोएनकोडर के साथ। ये हम पहले देख चुके हैं। क्या मतलब, मैं कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाह रहा हूं, क्या जो क्या है कि मुझे गिवन x है उससे मैं z फाइंड करना था। इस सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने की थी ना, ये हम लर्न कर रहे थे, तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना चाह रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कब की थी, बता सकते हैं आप? कहाँ की थी? वेरिएशन ऑटोएनकोडर के। हमने कहा कि इस वाली फॉर्मेशन को ना डायरेक्ट, मैं बड़ी काफी सारी चीजें अब ऐसे ही बताने लगा हूं, जैसे रिलेट कीजिएगा प्लीज। हम डायरेक्ट बेसियन फार्मूले के साथ इस वाली फॉर्मेशन को कंप्यूट नहीं कर सकते थे, और इसको हमने फिर कहा कि इसको कंप्यूट करें, इसको किसी तरह से अप्रोक्सीमेट करें बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ वेरिएशनल इन्फ्रेंसिंग, उसको यूज करें। वो आइडिया क्या कहता था, इस वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को किसी तरह से किसी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या करें, मैप कर दें, किसी नॉन नॉर्मल, हमने कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जिसका कोई मीन है और जिसका कोई मीन और जिसका कोई वेरिएंस है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फाइंड क्या करें आप, उसके दरमियान KL डाइवर्जेंस फाइंड करें। यानी दोबारा से इस बात को, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं ना, इसको अप्रोक्सीमेट करें इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन से, और ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे आप नोन है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका कोई मीन है और जिसका कोई वेरिएंस है। याद है वेरिएशन ऑटोएनकोडर के अंदर हमने क्या फाइंड कर रहे होते थे, मीन और वेरिएंस ही तो फाइंड कर रहे होते थे ना, ऐसे ही कर रहे थे ना। अब हमने कहा था, अब देखें जरा, यानी कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करें
और इसकी वैल्यू को, इसके मीन और इसके वेरिएंस को चेंज करते रहें, यहां तक कितना चेंज करें कि इसका जो डिफरेंस है ना इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। ऐसा करने से क्या मतलब होगा, असल में आपने इसे अप्रोक्सीमेट कर लिया, इसे आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। बिल्कुल यही रूल यहां पे भी लोगों ने अप्लाई किया, यानी कि देखें बड़ी तवज्जो से, ये तो मैं वेरिएशन ऑटो एनकोडर केस के अंदर जस्ट एक स्टेप के अंदर आपने करना था, सिर्फ एक जगह पर करना था, सिर्फ एक दफा करना था। यहां पे कहां करना है, हर स्टेप के अंदर करना है, यही काम करना है, ठीक है। अच्छा, और एट द एंड इस वाली फॉर्मेशन को जो हमने सोल्यूशन निकाला था, मैं डेरिवेशन नहीं करने जा रहा, वो डेरिवेशन हमने वहां पे कर ली थी, वो एल्बो हमने एंड पे निकाल दिया, एल्बो लॉस फाइंड हमने कर लिया था। एल्बो लॉस को यूज करके बेसिकली ये काम आप कर सकते हैं, यानी कि इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हमने काम वहां पे कर लिया, इसका मतलब है एल्बो लॉस को हमने हर जगह फाइंड करने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो उन्होंने किया, मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये बात यहां ही कुछ आई होप कि आपको आइडिया होगा। ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन को हमने अप्रॉक्सीमेट करना है किसी तरह से, किसी नेटवर्क के थ्रू, मतलब हम मीन फाइंड करेंगे और वेरिएंस फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेटवर्क के थ्रू लर्न करेंगे हम बेसिकली, और ये नेटवर्क के वेट्स बेसिकली हमने लर्न करना है इसको। डायरेक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, इसे हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, एक चीज। अच्छा, दूसरा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने ऐसे करके शो कर लिया, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, जिसका जो कि बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, जिसका ये वही मीन है और इसका ये वेरिएंस है, और इन दोनों वैल्यू को बेसिकली हमने फाइंड करना। बड़ी तो वजह से प्लीज आप कुछ बातें ऐड करने लगा। ऑथर ने अपने पेपर के अंदर वेरिएशन एनकोडर के केस के अंदर हमने वेरिएंस भी फाइंड किया और मीन भी फाइंड किया था, याद है। यहां पे उन्होंने कहा जी हम वेरिएंस को तो कुछ नहीं कर रहे, ये इसको ना हम कंसिडर नहीं कर रहे, इसे नहीं फाइंड कर रहे, इसको कांस्टेंट रखें, ठीक है। हम किसको फाइंड कर रहे हैं, हम जस्ट मीन को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन को बेसिकली फाइंड करना है। अच्छा, इस वाली बात को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं। अच्छा जी, यही बात यहाँ पे लिखी है कि हमने जस्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये देखना, इस वाली बात को अगर मैं पिक्टोरिकली दिखाना चाहूँ तो ये हम करने जा रहे हैं, वो करने क्या जा रहे हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है कि हमने नेटवर्क को एक इनपुट दूंगा मैं, ये XT इमेज है, इससे मैं कौन सा जनरेट करना चाह रहा हूं, कम नॉइसी, क्या मतलब XT-1। ये मैं कोई नेटवर्क कौन सा है, यूनिट है, वो क्या हमें फाइंड करके देगा, मीन फाइंड करके देगा। और इस वाले देखें जरा, इस वाले मीन को मैं यहां पुट करूंगा, वेरिएंस की वैल्यू जो है वो मेरी कांस्टेंट है। अब मैं यहां इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन से जो सैंपल निकालूंगा वो मेरा कौन सा होगा, वो XT-1 होगा, ठीक है। ये तो अभी जो मैंने आपको बताया, जितना फॉर्मेशन दिखाई इसको बताया, लेकिन एक्चुअल में इससे भी आसान लोगों ने काम किया, बेसिकली मीन भी नहीं फाइंड किया, ठीक है। जस्ट फाइंड उन्होंने क्या किया, नॉइज फाइंड की, ठीक है। वो कैसे करके मैं अभी उसकी बात करने लगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा हम इसको आगे लेके चलते हैं। देखें जी, लॉस की बात करें, एल्बो लॉस की बात की थी ना, वो हमने कहा था कि वेरिएशन ऑटो एनकोडर केस के अंदर जहां जस्ट एक स्टेप था, अब यहां मल्टीपल स्टेप थे, तो डेरिवेशन नहीं बता रहा, एक्चुअली मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं। वो एल्बो एट द एंड ऐसे करके वो लॉस बन गया, ये देखें जरा, वो इस तरह से करके लॉस बन गया, उसके अंदर मल्टीपल टर्म आ गई, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ये समझ आ रही है। वहां पे भी यही था कुछ, एल्बो लॉस अगर आप रिकॉल करें, ये रिकंस्ट्रक्शन की टर्म थी, सही है। ये जस्ट लाइक दैट, ये समझे ऐसे ही, हाँ जी, ये KL डाइवर्जेंस हम फाइंड कर रहे हैं किसके अंदर, ये XT और ये हमारा XT माइनस, इंपॉर्टेंट बात, X0 और XT के दरमियान, पहली और आखिरी, मतलब आपने जो इनपुट दी और XT के कोरस्पॉन्डिंग जो उस प्रोबेबिलिटीज में, आज तो हमने डेरिवेशन नहीं की, लेकिन मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे क्या मतलब है। XT समझ आया, XT से मुराद क्या कि हम उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जो हमारा आखिरी इमेज होगा, जो फुल नॉइसी इमेज है, ठीक है।
ये उसकी बात कर रहे हैं, ये एक्स नॉट और एक्स टी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। और इन दोनों की क्या डाइवर्जेंस, मैंने यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं करी, लेकिन एक्चुअली लोगों ने डेरिवेशन करने के बाद ये वाली फॉर्मेशन। और इसी तरह से एक और के एल डाइवर्जेंस की टर्म, वहां पे बेसिकली क्या है, यहाँ थोड़ी सी चीजें और अगेन डेरिवेशन के अंदर हैं सारी चीजें, वो वाली चीजें कि एक्स टी गिवन, मतलब गिवन एक्स टी, गिवन दो चीजें हैं क्या, एक्स टी भी और एक्स जीरो भी, और उसके बाद क्या फाइंड कर लिया, एक्स टी माइनस वन। यानी कि ऑथर ने डेरिवेशन के दौरान ये इस बात को साबित किया कि सिर्फ अगर आप ये वाली फॉर्मेशन यूज करते हैं तो आप आसानी से जो है ना ये के एल डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन को कंप्यूट कर पाएंगे, कि अगर आप ओरिजिनल जितनी नॉन चीजें आप इनसे इनपुट देंगे ना, उतनी बेहतर तरीके से इसकी कंप्यूटेशन हो पाएगी। यानी कि ऐसा ही कुछ मफहूम था वहां पे, वो इस वजह से यहाँ पे गिवन ना सिर्फ एक्स टी डाला है, एक्स नॉट भी डाल दिया। एक्स नॉट का चूंकि हमें पता है ओरिजिनल इमेज जो हमारा है। अच्छा, इसी तरह से ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जिसे हम, जो हमारा नेटवर्क लर्न करके हमें देगा एक स्टेप के अंदर, ये उस वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि एक्स टी माइनस एक्स टी से एक्स टी माइनस वन की तरफ जब आप मूव करते हैं, ठीक है। एनीहो, ये ओवरऑल टर्म थी, बड़ी तवज्जो से देखिएगा इसको। अब मैं सिंप्लीफाई करने लगा। देखें जी, एक्स वन और एक्स वन से एक्स जीरो जनरेट करें, ये यही टर्म बता रही है ना, ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है। लेकिन हमारे तो कई स्टेप हैं, वो तो 1000 स्टेप हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी कोई ज़्यादा अहमियत है, इसका मतलब इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, इसे इग्नोर करें। ये तो सिर्फ एक स्टेप के कॉन्टेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है। अगली बात, ये हमें पता है ये हमारी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है पी थीटा ऑफ एक्स, जिसकी मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, मीन 0 1। इसका थीटा के साथ कोई तल्लक है, कोई लर्निंग के साथ, थीटा से मुराद को लर्न कर रहे हैं, नेटवर्क ने लर्न करना नहीं, लर्न के साथ इसका मतलब है इस वाली टर्म को भी निकाल दें। अब टर्म क्या बची, ये वाली टर्म बेसिकली बची, ठीक है। इस वाली टर्म को लोगों ने कैसे करके सॉल्व किया, मैं जरा उसको बताना। इन टर्म की ज्यादा डिटेल मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर दी हुई है, प्लीज आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन आप इसे देखिएगा। अच्छा जी, अब जरा देखें, ये टर्म बची, बल्कि पहली टर्म अभी स्टिल यहाँ पे है, लेकिन समझे उसे भी निकाल देना। अब यहाँ पे ये वाली टर्म भी हमारी फॉर्मुलेशन मिनिमाइज करने वाला, ट्रेनिंग के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने यूज करना है, रिवर्स प्रोसेस के लिए उसकी बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड प्रोसेस अंदर कोई लर्निंग हुई है, तरह ये बताएं सवाल, जितनी डिस्कशन हुई है, हाँ जी, कोई लर्निंग हुई है फॉरवर्ड प्रोसेस के अंदर? नो, एक फार्मूला उसे यूज करना है आपने बस। बैकवर्ड प्रोसेस के लिए लर्निंग है, ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बैकवर्ड प्रोसेस की लर्निंग के हवाले से कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करना है, यूनिट को ट्रेन करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये टर्म तो मैं पहले ही बता चुका, इसे इग्नोर करना है हमने। अब ये वाली टर्म आ गई जिससे हर टाइम स्टेप के लिए यूज किया जाना है। ये नजर आ रहा है, टी से लेके टी इज इक्वल टू 2 टू टी, यहां तक जाना है हमने, इस वाली टर्म को यूज करना। अच्छा, इसके अंदर बड़ी तवज्जो से के एल डाइवर्जेंस बिटवीन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही गॉसियन है। नॉइस हम गॉसियन ही ऐड करते जा रहे हैं, अल्टीमेटली गॉसियन नॉइस ही होगी ना हमारी, ठीक है। अब जरा देखें के एल डाइवर्जेंस, ये अगेन स्टैट की फॉर्मुलेशन रूल्स की बात करने लगे हैं। दो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की जो के एल डाइवर्जेंस है ना, ऐसे समझे उनके, वो क्या है, के एल डाइवर्जेंस ऑफ द टू गॉसियन इज द L2 डिस्टेंस बिटवीन देयर मीन, कि आप इन दोनों के मीन का आपस में फर्क फाइंड कर लेना, तो बेसिकली क्या है वो के एल डाइवर्जेंस। बस यही हम अगर इसके अंदर रख देना, बस इस बात को ख्याल करना आपने। अगर मैं ये रखूं, मैं डेरिवेशन कुछ नहीं करने वाला, मफहूम है कि आपके ज़हन में जरूर समझ आना चाहिए आपको। अब जरा देखिए, मैं यही काम करने लगा। ये टर्म आपको दिखाई ना अभी थोड़ी देर पहले, ऑथर ने क्या किया, मैं वो इस वाली इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का नाम मीन फाइंड कर लिया। ये मैं उसका मीन आपको दिखा रहा हूं। ये पहली टर्म का मीन है यहां पर पड़ा हुआ, ये दूसरी टर्म का मीन ये पड़ा हुआ, ये पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन ये पड़ा हुआ है, ये जो मेरी थीटा पी थीटा वाली डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन ये पड़ा हुआ है। इन दोनों को उसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए बड़ी वजह से अब ये वाली फॉर्मेशन, जैसे मैं ये भी बता चुका हूं, ये तो जीरो, ये तो है ही नहीं, इग्नोर करें इसे। अब इस पूरी फॉर्मेशन जो है ना, ये देखें, ये इस तरह से इस वाली फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट होगी। आल्दो मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको मफहूम बता रहा हूँ, ठीक है, ऐड कर सकते हैं हम उसकी डेरिवेशन भी। ये निकली, ये फॉर्मेशन आ गई, इसके अंदर सारा कुछ ये कांस्टेंट है। इस वाले कांस्टेंट को रिमूव करने के बाद ये देखें,
ये जनाब ओवरऑल सॉरी ये इसे भी इग्नोर करके ये देखें, ये जनाब ओवरऑल एल्बो जो लॉस है ठीक है, वो ये वाली फॉर्मुलेशन निकली। देखिए वेरी सिंपल आइडिया, कुछ भी नहीं, आपने क्या करना है, नेटवर्क ने आपको क्या प्रिडिक्ट करके देना है, नॉइस, और आपने क्या नॉइस से उसे ओरिजिनल नॉइस से आपने उसे क्या करना है, माइनस करना। बस इस वाले फंक्शन को आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना। ठीक है, तो ट्रेनिंग इसकी कैसे होनी है, आप जरा बहुत आसान बातें, बस ये जो बताना था आपको, फॉरवर्ड प्रोसेस के अंदर अगर कोई बात समझ, रिवर्स प्रोसेस के अंदर कोई बात समझ ना आ रही हो तो बस ये बात समझ लें आप कि हमने क्या करना है, नॉइस प्रिडिक्ट करनी है किसी एक टाइम, मतलब आप xt के इनपुट देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक दो बातें मेरा ख्याल है मिस शायद मैंने कहा, xt टाइम स्टैम्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता हो किस टाइम पे हमने कितनी नॉइस, हमें पता ना हर टाइम पे डिफरेंट नॉइस ऐड कर रहे हैं, तो टाइम यानी कि नेटवर्क को आपने जस्ट इमेज नहीं इनपुट देना, उसके साथ क्या देनी है आपने इनपुट, टाइम भी बताना है। बड़ी तवज्जो से प्लीज, टाइम हम कैसे इनपुट देते हैं नेटवर्क को, या ये बताऊं, मैं ये बताना हो कि ये खास इनपुट है और मैं कहता हूं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में दे, चले मैं इस बात को चेंज कर रहा हूं, एक मेरे पास सेंटेंस है, नेटवर्क को, शाबाश, पोजिशनल इनकोडिंग को मैं यूज करूं, यहां लोगों ने यही काम किया, जो हमने ट्रांसफार्मर केस के अंदर पोजीशन कोडिंग फॉर्मुलेशन पढ़ी ना, जिसके अंदर हम साइन और कोसाइन की फॉर्मुलेशन को यूज करके हम जो है एम्बेडिंग जनरेट करते हैं, बिल्कुल वही काम टी के लिए किया उन्होंने, कि टी कोई टी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन कोडिंग फॉर्मुलेशन को यूज करके आप जो है वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में वो इनपुट दे सकते हैं नेटवर्क को। वो कैसे करें मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो ये जनाब, ये नेटवर्क को आपने इनपुट दिया, साथ ही टाइम स्टैम्प दे दी, उसने आपको नॉइस प्रिडिक्ट करके दी, उसको आपने ओरिजिनल नॉइस से सेपरेट किया, तो ये आपके पास बेसिकली, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये लॉस ओरिजिनल यानी कि नॉइस और ओरिजिनल नॉइस, इसका फर्क जितना कम होगा, इसका मतलब नेटवर्क ने सही लर्न किया। ठीक है, यही हम करना चाह रहे हैं ना। अच्छा अब जरा देखें, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये जरा आप एल्गोरिथम देख लें प्लीज एक दफा। क्या करना जी, ये ट्रेनिंग की बात हो रही है, रिवर्स प्रोसेस की ट्रेनिंग करनी है, फॉरवर्ड प्रोसेस को तो कुछ नहीं करना ना। ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन Q0 है, उससे आपने सैंपल निकाला, ये टाइम स्टैम्प्स हैं, यूनिफॉर्म हमने पता है, यूनिफॉर्म T1 T2 T3, ठीक है, वो ली हमने। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद हमने सैंपल निकाला कहाँ से, एप्सिलॉन हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला है ठीक है। उसके बाद हमने मॉडल को ट्रेन किया, यूनेट को ट्रेन किया, कैसे करके ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, देखिए जरा, आपने यहाँ कई चीजें इसी एक स्टेप के अंदर लिख दी गई हैं। क्या मतलब जी, पहले हमने फॉरवर्ड प्रोसेस करना है, फॉरवर्ड प्रोसेस करना है ना, फॉरवर्ड स्टेप करना है, ये क्या है, ये फॉरवर्ड प्रोसेस ही है। ये क्या है, यही फॉर्मेशन पढ़ी थी ना हमने, ये फॉरवर्ड प्रोसेस आपने किया, फॉरवर्ड प्रोसेस करने के बाद नॉइसी इमेज आ गया आपने आखिरी स्टेप का जो भी है, सही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मेशन एक स्टेप के अंदर कैसे नॉइस ऐड कर ले, वो वाला इमेज है, वो वाला सैंपल है, ये पूरी फॉर्मुलेशन, ये वाली पूरी देखे ना, ये मीन से ये जो भी ओरिजिनल इमेज है उसको इस वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और प्लस ये वाली सिग्मा की वैल्यू साथ मल्टीप्लाई कर लें एप्सिलॉन को, रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक वाली फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी वही पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसा करने से का मतलब है कि ये आपका बहुत ही नॉइसी इमेज है, XT वाले स्टैम्प पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 मैं कहता हूँ टाइम स्टैम्प पे वो नॉइसी, ये वो नॉइसी इमेज है, और साथ ही उसकी टाइम स्टैम्प आपने नेटवर्क को दी, उसने बता दिया कि इसके अंदर ये वाली नॉइस है, और आपने ओरिजिनल नॉइस और इस वाली नॉइस को सेपरेट करने के बाद देखा हाँ ये एक जैसी है कि नहीं। ठीक है, तो एनीवे इस वाली ये वाला लॉस आया, और इसी लॉस को यूज करके आपने क्या किया, बैक प्रोपेगेशन की, ये ग्रेडियंट बताया उसने कि इसी लॉस को यूज करके नेटवर्क को ट्रेन आपने करना है। अच्छा जी, अब मैं इस बात को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, ये पोजीशन कोडिंग बात। हाँ जी, ये जरा देख लें, ये अब नेटवर्क को ऐसे करके आपने इनपुट देनी है, क्या, ये इमेज नॉइसी इमेज जो अभी फॉर्मेशन के साथ, और साथ क्या देना है आपने, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प के लिए आपने क्या करना है,
बिल्कुल वही पोजीशनल कोडिंग की जो फॉर्मेशन थी उसे आपने यूज करना है, ठीक है। और ये फुली कनेक्टेड लेयर से वो जो भी नंबर हो उन्हें गुजारने के बाद आपने इसको इसके हर जो भी लेयर्स है ना, हर लेयर के साथ वो वैल्यूज ने ऐसा ऑथर ने एक्चुअली अपने पेपर के अंदर इसके अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है ना पास कर दी, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है। वैसे यूनिट का आर्किटेक्चर भी ऐसे ही है कि स्किप कनेक्शंस वैसे भी लगे होते हैं, ये स्किप कनेक्शन का भी आइडिया इसके अंदर आ रहा है और टाइम स्टैम्प भी हम हर जगह पे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, और नेटवर्क क्या कर रहा है, जरा दोबारा से देखें। हाँ जी, नेटवर्क क्या कर रहा है, ये नॉइस हमें फाइंड करके देगा, ठीक है। अब जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा प्लीज। ये सैम्पलिंग की आप बात करने लगे, ट्रेनिंग कर ली हमने, अब हम क्या करने लगे हैं, इन्फ्लुएंसिंग करने लगे हैं, सैम्पलिंग करने लगे हैं, नए इमेज जनरेट करवाने लगे हैं, ठीक है। वो कैसे होने लगे, ये देखें जी, ये इनपुट इमेज दिया आपने, नाइस इमेज यूनिट को दिया, उसने क्या आउटपुट की, नॉइस। अब देखें जरा बड़ी तवज्जो से प्लीज, मैं सॉरी, ये नॉइस उसने आउटपुट की ना, देखें जी, ये नॉइस बड़ी तवज्जो से, थोड़ी देर पहले हमने, मैं एक पुराने रेफरेंस पे लेके जाने लगा हूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा मैं कोई डेरिवेशन नहीं करने लगा, लेकिन आपके ज़हन में ये देखें, हमने ये वाली फॉर्मेशन रखी किसके लिए, ये वाली फॉर्मेशन किसके लिए है, मीन के लिए है। यहां ये क्या चीज है, ये नॉइस है। मैं इस जगह पे नॉइस की वैल्यू पुट करूं, जो मॉडल ने मुझे प्रिडिक्ट करके दी, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं मीन फाइंड कर सकता हूं, ऐसे है कि नहीं। अब देखें यही काम किया वहां पे, प्लीज अब बस आखिरी बातें हैं, जरा थोड़ा सा फोकस करना है बस आपने, ताकि ये चीजें हम कंक्लूड कर पाएं और थोड़ा सा चीजों के दरमियान रब्त रहे। ये देखें जरा, ये सैंपल निकाला, ठीक है, ये जी वैल्यू निकाली, वो उसी फॉर्मेशन के अंदर रखी जिसका मैंने अभी आपको बताया। ये सारा कुछ क्या है, मीन है ना, ये मीन के अंदर ही रख दी सारा, ये जी की वैल्यू मीन के अंदर रखी। ऐसा करने से क्या मतलब, ये मेरा मीन आ गया, इस वाली बात को हमने कहा ना फिक्स है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन फिक्स। अब ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन हमने बेसिकली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमने लर्न की है। अब मैं इससे कोई सैंपल निकालूं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर रहा हूं, मैं कोई एक वैल्यू लर्न नहीं कर रहा। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो नए नए सैंपल जनरेट करवाने की बात होती है। यही फर्क किया ना ऑटो एनकोडर का और वेरिएशन ऑटो एनकोडर का, कि यहां पे रेंज ऑफ वैल्यूज आपके पास है। अब इसका मतलब है, अब जो लर्न तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहां से सैंपल निकालें। अब ये देखें जरा, सैंपल हमने इस तरह से करके निकाला, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखें जरा, अब मैं इसको, ये ऐसा करने से मेरे पास क्या आ गया, XT आ गया। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। यहां से मेरे पास बेसिकली, मैं दोबारा से ये सॉरी, दोबारा से इस वाली बात को जरा देखें जरा। इसी के अंदर और क्या हो रहा है, इसके अंदर और इस वाली फॉर्मेशन के अंदर एक और काम और भी हो रहा है। XT से हम माइनस भी कर रहे हैं, नॉइस को बेसिकली हम, जो हमारा ओरिजिनल इमेज था उसमें से हम ये जो सैंपल हम बना रहे हैं उसको निकाल भी रहे हैं बेसिकली। मैं इस वाली फॉर्मेशन को दोबारा भी दिखाता हूं, यानी कि इसका मतलब ये है, जस्ट ये पूरी फॉर्मेशन का मतलब ये है, वो मीन आपने फाइंड कर लिया, यहां से सैंपल निकालेंगे, यानी कि इस पूरी फॉर्मुलेशन से हमने नई डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो जो नया इमेज है हमने जनरेट कर रहा है, प्लस नॉइसी इमेज जनरेट कर रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली हमने लर्न किया। लेकिन उसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो सबट्रैक्शन वाला मामला हो रहा है। इस बात को प्लीज आपने बड़े गौर से देखना है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को मजीद देख लेते हैं। ये जरा एग्जाम्पल देख लें एक दो, देखें जी, बस ऐसे कंक्लूड करने लगे हैं। कोई भी टाइम स्टैम्प है, उसके लिए आपने कैसे जनरेशन करवानी है जी, ये टाइम स्टैम्प 14, आप क्या यूज करेंगे, पोजीशन कोडिंग की फॉर्मेशन, तो आप ऐसे कोई टाइम स्टैम्प जनरेट करवा पाएंगे। अच्छा जी, अब देखें जरा जी, अब नेटवर्क है, उसके अंदर इसी टाइम स्टैम्प के लिए नॉइस ऐड करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए ये फॉर्मेशन हमने देख ली है। जितनी बातें भी पढ़ी हैं ना, उनको कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड प्रोसेस, बैकवर्ड प्रोसेस, और उसके अंदर जो कुछ भी हुआ। ये देखें जी, ये टाइम स्टैम्प की बात एक कही थी, उसको हमने कंक्लूड कर लिया। ये हमने बात की है नॉइस को ऐड करने की, यहाँ इस वाले स्टेप के अंदर हमने किसी भी स्टेप के लिए जो है नॉइस ऐड करने की बात कर ली।
अच्छा जी, अब आप इनपुट इमेज देते हैं नेटवर्क को और टाइम स्टैम्प देते हैं, आउटपुट आपको क्या करता है, नॉइस और ओरिजिनल नॉइस से आप सबट्रैक्ट करते हैं और फर्क उसे देख लेते हैं। ये मैंने ट्रेनिंग कर ली। अब जरा सैम्पलिंग देखें जरा। सैम्पलिंग वाला प्रोसेस पीछे कंप्लीट नहीं हो सका था, अब मैं उसे कंप्लीट करने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा। ये मेरा सैंपल है 100 स्टेप के ऊपर, ये मेरा नॉइसी इमेज। यूनिट को मैं क्या दूंगा, ये 100 स्टेप का नॉइसी इमेज, और साथ क्या दे रहा हूं, टाइम स्टैम्प। जरा गौर से देखिए, बस प्लीज कंक्लूड होने लगा, गौर से देखिए। इसने क्या मुझे जनरेट करके दिया, अगेन नॉइस जनरेट कर दी। अब मैंने क्या किया, जरा गौर से देखें जरा। 100 टाइम स्टेप पे जो मेरी नॉइस थी और जो अभी इसने मुझे जनरेट करके दी है, इन दोनों को क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। सबट्रैक्ट नॉट कंपेयर, कंपैरिजन था ट्रेनिंग के दौरान। अब मैं इन्फ्लुएंस करने जा रहा हूं, नया इमेज जनरेट करने जा रहा हूं। एक एक स्टेप में से मुझे नॉइस वो रिमूव करनी है, ठीक है, ये फर्क है, प्लीज जरा इस बात का ख्याल करना है आपने। अब ऐसा करने से देखें, जैसे ही मैंने जो 100 स्टेप पे मुझे पता है उस स्टेप पे क्या नॉइस है, वो तो मेरे हमेशा ही फिक्स है ना, ठीक है। अब मैं उसको जो अभी नेटवर्क ने जनरेट किया उसे करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखें, लेस नॉइसी इमेज आया। और ये पूरी फॉर्मेशन जो ऊपर दिखाई है ना, वो ऐसे करके ही है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे फिर आ जाएंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल x2 की बात करता हूं, वो वाला इमेज देता हूं, उसके कॉरस्पॉन्ड नेटवर्क ने मुझे क्या जनरेट करके दिया, नॉइस, ठीक है। अब देखिए जरा, इस नॉइस को मैंने पकड़ा और जो इनपुट इमेज मैंने दिया था उससे सबट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेस नॉइसी इमेज। फिर दोबारा से जरा देखें, अब मैंने क्या किया, टाइम स्टेप 1 के ऊपर जो मेरा इमेज था वो मैंने दिया, उसने बताया कि इसके अंदर कितनी नॉइस है। मैंने कहा अच्छा, अब मेरा जो ओरिजिनल इमेज है यानी XT जो मैंने इसे इनपुट दिया था उसको सबट्रैक्ट करता हूं जो इसने नॉइस मुझे दी है। अब मेरे पास क्या आ गया, ओरिजिनल इमेज मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये जनाब था प्रोसेस जिसको यूज़ करके हम सैम्पलिंग करते हैं। आई नो दैट कि इसके अंदर अभी बड़े सारे लिंक्स हैं जिन्हें जोड़ने की ज़रूरत है, मतलब डेरिवेशन वाला एस्पेक्ट नहीं है। अगेन अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं मैंने यहाँ पे की। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहे हैं या मजीद डेरिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, कुछ मैंने लिंक्स यहाँ पे शेयर किए हुए हैं इसी स्लाइड के अंदर, आप वहाँ से देख लीजिए। कोई सवाल जी? ठीक है, चलें इसके साथ ही हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मौका मिला तो हम इसकी डेरिवेशन की बात भी करेंगे और बाकी जो इसके और जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर डाली 2 की बात है या और डिफ्यूज मतलब सुपरआइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो डिफ्यूजन मॉडल यूज़ हो रहे हैं या टेक्स्ट से इमेज जनरेशन के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उनकी हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी इसके साथ ही लेक्चर वाइंड अप।